आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दिसंबर के बाद भी आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, वो भी अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम देखने वाले हैं कि अपडेटेड रिटर्न में आप आईटीआर 4 कैसे फाइल करेंगे। आईटीआर 4 मतलब बिजनेस इनकम जिनका है वो अपना आईटीआर कैसे फाइल करेंगे दिसंबर के बाद भी। अगर आप आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न के थ्रू, तो कैसे फाइल करेंगे उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा। अगर आपको देखना होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपको ये समझना है कि क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं? वो पर्सन जो लॉस का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, वो पर्सन जो टैक्स लाइबिलिटी को कम करना चाहते हैं, या फिर अपने रिफंड को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उनके अंडर कोई असेसिंग रीअसेसिंग या फिर नोटिस वगैरह चल रहा है उस असेसमेंट ईयर के लिए, या फिर कोई सर्च वगैरह चल रहा है, या फिर आपने पहले ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है और आप वापस फाइल करना चाहते हैं। ये सब केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो हम आएंगे इनकम टैक्स की पोर्टल पे। इनकम टैक्स की पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। पहले लॉगिन करने के लिए आपको पैन कार्ड नंबर यूज़ करना है, कंटिन्यू करना है। इसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट वाला, और यहाँ पे आपको डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको असेसमेंट ईयर 23-24 चूज करना है, करंट ईयर, और डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ये बेसिकली प्रीफिल डेटा होता है, मतलब आपके बेसिक डिटेल्स, बैंक के डिटेल्स, टीडीएस के डिटेल्स, सारे डिटेल्स ऑटो फिल हो जाते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी में, ठीक है। इसके बाद आपको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। यहाँ पे 23-24 असेसमेंट या सिलेक्टेड रहेगा, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आईटीआर 4 दिखेगा आपको। आईटीआर 4 पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी देखने को मिल जाएगी। इस पे क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोनों को एक फोल्डर में रख लेना है। देखा, प्रीफिल डेटा ये रहा और ये रहा यूटिलिटी जो मैंने डाउनलोड की हुई है। इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट ऑल का यूज कर सकते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन रहेगा वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास फोल्डर एक्सट्रैक्ट होके आया हो, या फिर हो सकता है आपके पास एक्सेल आ गया हो डायरेक्ट। अगर फोल्डर आया है, फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको एक्सेल मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक्सेल पे डबल क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे सबसे पहला काम करना है इनेबल एडिटिंग, ठीक है। जब तक आप इनेबल नहीं करेंगे आप एडिट कैसे करेंगे, तो आपको इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ मैसेज लिख के आएगा, जैसे कि ग्रीन सेल्स में आपको डेटा एंट्री करना है। जो रेड लेबल्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि जो फील्ड है वो मैंडेटरी है, मतलब कुछ कुछ आपको फिल करना है वहाँ पे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन बोलता है कि आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद पहला काम हमको ये करना है कि ये जो हमने प्रीफिल डेटा डाउनलोड किया था ना उसको पहले इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपने जहाँ पे भी सेव किया है उस फोल्डर को ओपन करना है और ये रहा प्रीफिल डेटा जो मैंने सेव किया है। इस पे क्लिक करना है और मतलब इसको सेलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा वक्त लेगा और आपका पूरा बेसिक डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करके दे देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे बेसिक डेटा हाइड किए हुए हैं क्योंकि ये इंपोर्ट करके प्रॉपर्ली दे देता है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे पूछता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि आपका सैलरी इनकम है या फिर नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीधा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपका सैलरी इनकम है तो आपके हिसाब से सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नहीं है। अगर आपका सैलरी इनकम नहीं है तो आप सीधा अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो अदर दिखेगा, अदर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ये देखें मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आता है फाइल अंडर सेक्शन। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 139(8)(a) जो कि लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही लास्ट वाला ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे एक शीट ऐड हो जाती है। देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे एक शीट ऐड हो गई 139(8)(a) वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट नंबर वगैरह नहीं डालना है। अगर आपने पहले फाइलिंग नहीं किया था सेम असेसमेंट ईयर के लिए, आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपका आईटीआर छूट गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको डालने की जरूरत नहीं है। आपने पहले फाइल किया था फिर आप अपडेट कर रहे हैं, तो आपने जो पहले फाइल किया था उसका रिसिप्ट नंबर और यहाँ पे आपका कभी फाइल किया था वो डेट डालना पड़ेगा, ठीक है। मेरे केस में फाइल नहीं किया था इसलिए मैं इसको स्किप कर दूंगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछता है क्या आपने ओल्ड मतलब न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट किया था क्या पहले, तो यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है। अगर आपने ऑप्ट किया था तो यस कीजिए और ये डिटेल्स फिल कीजिए। नहीं तो अगर नहीं किया था तो सीधा नो कर दीजिए। अभी नो करने पे ये सारी चीज़ें अनफिल वाली हो जानी चाहिए, मतलब ये जो ग्रे है ना ऐसा हो जाना चाहिए। बट ग्रीन है तो आपको क्या करना है, टेंशन की जरूरत नहीं है। पहले आप यस कर दीजिए, उसके बाद वापस से फिर नो करेंगे तो ये फिर ग्रे हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है कि ग्रे नहीं हो रही है। आपको पहले यस करना है फिर वापस नो कर देना है।
फिर आता है करंट असेसमेंट ईयर के लिए क्या ऑप्ट करना चाहते हैं, तो मैं ऑप्ट नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इसको बोल दूंगा नॉट ऑप्टिंग। जैसे ही नॉट ऑप्टिंग क्लिक करूंगा ये सारे भी ग्रे हो जाएंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे पूछता है क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल कर रहा है, तो सीधा आपको नो करना है। स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब इनकम के डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ पे पहला आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कि यहाँ पे जीरो दिख रहा है। हम यहाँ पे फिल भी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए अलग से एक शीट दिया हुआ है, वो हमको फिल करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी सैलरी इनकम है तो यहाँ पे आप डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अगर सैलरी इनकम है तो आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) जो है यहाँ पे आपको डालना है, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे सैलरी के ही डिटेल्स हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है अगर सैलरी नहीं है तो। फिर यहाँ पे आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे अगर आपको रेंट इनकम आता है तो सेलेक्ट कीजिए और लेट आउट सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन में लेट आउट आएगा। अगर आपका रेंट इनकम आता है तो कितना रेंट इनकम है, आप टैक्सेस कितना पे करते हैं लोकल अथॉरिटी को, इसके बाद अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है हाउसिंग पे तो उसका इंटरेस्ट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। अगर लेट आउट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है खुद से और उस पर लोन लिया हुआ है, तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, और आपको इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो इसको सेलेक्ट ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखता है, जो कि बैंक सेविंग बैंक अकाउंट जो सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पे, जो कि प्रीफिल डेटा से ही आ गया है। इसके अलावा कोई और अदर सोर्स इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दो तीन है तो आप ऐड रो यूज करके भी ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आपका डिविडेंड इनकम है तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बाइफर्केशन डालना पड़ता है डिविडेंड का, यहाँ पे बाइफर्केशन डालना पड़ता है कि कितने पीरियड में कितना डिविडेंड आपको मिला है, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको डिडक्शंस देखने को मिल जाते हैं, आपके जो भी डिडक्शंस अगर हैं आपके पास तो आप अमाउंट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे पास बेसिकली 80 TTA जो कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का डिडक्शन देता है, वो डिडक्शन मेरे पास है तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसके अलावा और कोई डिडक्शन है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ टैक्सेस का कैलकुलेशन वगैरह रहता है। अभी तक मैंने कैलकुलेट टैक्स नहीं किया है इसलिए यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है। हम स्क्रॉल करके वापस ऊपर जाएंगे और यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन दिखता है, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। शीट ओके है, कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है, और ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आप पार्ट ए मतलब अपडेटेड रिटर्न वाले पार्ट में आ जाएंगे। अभी यहाँ पे पूछता है कि क्या आपने प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया था, तो मैंने तो नहीं किया था तो मैंने नो कर दिया। अगर आपने किया है और आप अपडेट कर रहे हैं अपने रिटर्न को तो आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि कौन से सेक्शन में आपने फाइल किया था, वो सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। कौन सा आईटीआर फाइल किया था वो आईटीआर सेलेक्ट करना होगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा और कभी फाइल किया था वो डेट डालना होगा। अगर आपने यस सेलेक्ट किया है मतलब आपने फाइल किया है पहले तो, ठीक है। पहले मतलब असेसमेंट या 23-24 का रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और आप अपडेट कर रहे हैं तो आपको यस करना है, ठीक है। वापस पूछता है कि क्या आप एलिजिबल हैं रिटर्न फाइलिंग के लिए अपडेटेड रिटर्न, तो हम मुझे यस करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऊपर आपने देखा होगा तो कंडीशन वगैरह मैंने पढ़े थे, आप जस्ट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं तो यस कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पूछता है कि आपने आपने आप जो है अपडेटेड रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं, रीजन बताइए। तो यहाँ पे मैंने फाइल नहीं किया था प्रीवियसली तो मैंने सेलेक्ट कर लिया रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। आपके पास ड्रॉप डाउन में और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपने ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पूछता है कि आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ पे दो पीरियड दिया रहता है, अप टू 12 मंथ और 12 to 24 मंथ। तो ये अप टू 12 मंथ है तो अप टू 12 मंथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली वैलिडेट पे क्लिक करना है। शीट ओके रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे हम आएंगे बिजनेस और प्रोफेशन वाली शीट पे। अभी यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम लिखना है। अगर आपका बिजनेस है, पहले तो ये ध्यान दीजिए, अगर आपका बिजनेस है तो 44AD में जाएगा, प्रोफेशन है तो 44ADA में जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं गुड्स कैरेज वाला तो वो 44AE में जाएगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन करना है। पहले अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का नाम सेलेक्ट कीजिए। ड्रॉप डाउन में बहुत सारे बिजनेस कोड दिख जाएंगे, आप अपने हिसाब से बिजनेस कोड सेलेक्ट कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन चाहे तो लिख सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना टर्नओवर दिखाना है। टर्नओवर कैसे दिखाना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है ग्रॉस टर्नओवर। ये पूछता है कि अकाउंट पे मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना टर्नओवर हुआ है आपका, वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर बैंकिंग चैनल के अलावा कैश में भी होता है तो अदर जो यहाँ पे है ना एनी अदर मोड, यहाँ पे कैश वाला टर्नओवर डालना है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपका पूरा बैंकिंग चैनल ही होता होगा, ठीक है। तो बैंकिंग चैनल वाला यहाँ पे टर्नओवर हमने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद बैंकिंग चैनल का मिनिमम 6% दिखाना होता है, अगर कैश है तो मिनिमम 8% दिखाना पड़ता है प्रॉफिट, ठीक है। तो मैंने बैंकिंग चैनल डाला है इसलिए 6% वाले में मैं यहाँ पे प्रॉफिट डाल दूंगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है मेरा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे आता है प्रोफेशन का भी। आपका जो प्रोफेशन का नाम है वो बिजनेस यहाँ पे डालना है, बिजनेस का कोड सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका प्रोफेशन से ग्रॉस रिसिप्ट कितना हुआ है और उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, आपको यहाँ पे मिनिमम 50% दिखाना पड़ता है,
ठीक है। सेम आपको गुड्स कैरेज में भी आ जाएगा, बिज़नेस का नाम सेलेक्ट करना है, बिज़नेस कोड, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आपको गुड्स का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। फिर लीज़ है या नहीं है, कैपेसिटी कितनी है, नंबर ऑफ मंथ कितना यूज़ हुए हैं और कितना आपका इनकम वगैरह हुआ है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएँगे, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने जीएसटी नंबर लिया है, तो जीएसटी नंबर डालिए और जीएसटी में आपने कितना टर्नओवर शो किया है, वो आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है। अभी स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आएँगे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं जैसे सन्ड्री क्रेडिटर फिल करना ही है आपको, इन्वेंटरी हो गया, इसके बाद सन्ड्री डेटर्स हो गया और कैश हो गया। ठीक है, ये आपको मैंडेटरी है, फिल करना ही है। अगर कुछ नहीं है तो 0-0 डालिए, ठीक है। कैश में अगर कुछ कैश वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, नॉर्मली कैश तो रहता ही है, तो आप डाल दीजिए जितना भी आपके पास कैश रहता है एज़ ऑन 31 मार्च। ठीक है, इसके बाद आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है और वैलिडेट करना है, ये शीट ओके रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद आएँगे टीडीएस वाले शेड्यूल में, ये बोलता है कि अगर आपका कोई टीडीएस है तो ये ऑटो फिल हो गया रहेगा, आप जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। तो मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो मैं ओके करूँगा, ठीक है। अगर टीडीएस रहेगा तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं रहेगा तो सीधा वैलिडेट पे क्लिक कीजिए, शीट ओके है। इसके बाद हम टीसीएस में भी सेम चीज़ें करेंगे, ओके करेंगे, कुछ टीसीएस वगैरह रहेगा तो देख लीजिए, अदरवाइज़ आप वैलिडेट करके ओके करके आगे निकल जाएँगे। आईटी वाले जब शेड्यूल में आएँगे तो यहाँ पे अगर आपने कोई टैक्सेस वगैरह पे किया रहेगा पहले, ठीक है, असेसमेंट ईयर के पहले अगर आपने पे किया रहेगा, तो वो यहाँ पे आ जाता है। एडवांस टैक्सेस, सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस कोई पे किया रहेगा तो वो यहाँ पे आ जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपडेटेड रिटर्न के लिए टैक्स पे करेंगे, वो टैक्स पेमेंट आपको यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे ना, ये देखिए लाइन में जो बता रहा है ना, वो यही बता रहा है। तो आपको ओके करना है, ओके करने के बाद वैलिडेट पे करके ओके कर देना है। इसके बाद हम आएँगे पार्ट बी एटीआई, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसका एरर आपको आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बेसिकली हमें पूछ रहा है ना, हेड्स ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम शोइंग, मतलब आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल करते वक़्त क्या एडिशनल शो किया? मैंने प्रीवियसली फाइल ही नहीं किया था, तो एडिशनल कितना शो किया? 4,50,000 मैंने शो किया ना एडिशनल, मुझे यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। अगर मैं अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं डालता हूँ, नहीं डालने के बाद जेसॉन जनरेट कर देता हूँ और अपलोड करने जाऊँगा ना, तो अपलोड करते वक़्त ये वाला एरर आएगा। प्लीज़ फिल एडिशनल इनकम, ठीक है? तो ये वाला एरर आएगा। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे फिल करना ही है। आपने कौन-कौन सा एक्स्ट्रा इनकम दिखाया है? सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्स में। कैपिटल गेन बेसिकली नहीं आता आइडिया 4 में। तो बिज़नेस और प्रोफेशन, अदर सोर्स में आपने क्या-क्या चीज़ें दिखाई हैं, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है? स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे, तो अगर जो भी टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट करने के बाद टैक्सेस आते हैं, बेसिकली मेरे केस में ₹1000 आने वाला है, लेट फीस, तो उसका पेमेंट आपको करना है, तो वो पेमेंट आपको यहाँ पे दिखाना है। डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस अपडेटेड ऑन अपडेटेड रिटर्न 140B, ये आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल करके वापस ऊपर जाएँगे हम, तो वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ये शीट ओके ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। 1 सेकंड, वापस से मैं रिपीट करता हूँ, सॉरी। पार्ट बी एटीआई में अभी अगर आप स्क्रॉल करके ऊपर जाके वैलिडेट करेंगे ना, तो एरर आएगा, ठीक है। एरर क्या आएगा वो लास्ट में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको वैलिडेट नहीं करना है, आपको सीधा टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में चले जाना है। और यहाँ पे बेसिकली आपको जस्ट चेक कर लेना है, सारी चीज़ें बरोबर ही रहती हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे प्लेस आपको डालना है और वापस से ऊपर जब जाएँगे, स्क्रॉल करके ऊपर जाएँगे, तो वापस आपको वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेस डाल दिया मैंने। वैलिडेट का ऑप्शन मिलेगा, वैलिडेट पे क्लिक करके ओके कर देना है। सेक्शन 80D मैं अप्रॉक्सिमेटली हर वीडियो में समझाता हूँ आपको, बट फिर भी बता देता हूँ ऊपर से कि आपको क्या करना है। यहाँ पे पूछता है कि आप इंडिविजुअल, आप या फिर आपकी फैमिली सीनियर सिटीज़न है क्या? पेरेंट्स को छोड़ के। अगर सीनियर सिटीज़न है तो येस कीजिए और आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, वो अमाउंट डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, सीनियर सिटीज़न नहीं है तो। और उसके बाद भी आप हेल्थ इंश्योरेंस का डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर क्लेम ही नहीं करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग पे क्लिक कर दीजिए। सेम यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है? तो फिलहाल मैं नॉट क्लेमिंग कर रहा हूँ दोनों के लिए और सीधा वैलिडेट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। सेक्शन 80D को मैंने डिटेल में समझाया है। आई बटन पे लिंक कर दूँगा, आप बोलिए तो लिंक कर दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। सेक्शन 80G में अगर आपके पास डोनेशन के रिसिप्ट वगैरह हैं, तो रिसिप्ट के बेसिस पे आपको फिल करना है। नहीं है तो सीधा वैलिडेट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, ठीक है। अब ओके करने के बाद सारी चीज़ें कर दी हैं हमने। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। होम पेज पे आ गए इनकम डिटेल पे। हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट टैक्स, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैलकुलेट टैक्स, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये थोड़ी देर में कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो देखिए ₹1000 का कैलकुलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब जो टैक्सेस है वो तो रिबेट में चला गया, बाकी ₹1000 की लेट फीस है, ठीक है। इसके बाद हम जाएँगे पार्ट बी एटीआई में। यहाँ पे देखिए 4.5 लाख मैंने डाल दिया प्रॉपर्ली। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह हो गया प्रॉपर्ली। अब हम वैलिडेट करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कोई भी एरर नहीं आया है। ओके कर दिया, ओके करने के बाद वापस से अब हम इनकम डिटेल्स में जाएँगे। सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हमको सीधा जनरेट जेसॉन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और जनरेट करके दे देगा, ठीक है। और कहाँ पे सेव हो वो भी बता देगा। जनरली होता कहाँ पे सेव है, जहाँ पे ये एक्सेल बना रखा है ना आपने प्रिपेयर करने के लिए,
वहीं पे जाके सेव होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा फ़ोल्डर जहाँ पे मैंने एक्सेल रखा हुआ है, वहीं पे जाके सेव हो गया, ठीक है। अब हम जाएँगे वापस इनकम टैक्स के पोर्टल पे, लॉगिन किया हुआ है हमने, ठीक है। हम ई-फाइल सेक्शन में जाएँगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, 139(8)A अपडेटेड रिटर्न्स को चूज़ करना है। यहाँ पे नो करना है और आईटीआर फाइल में आईटीआर 4, आईटीआर टाइप में आईटीआर 4 आपको चूज़ करना है, क्योंकि हम आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये एरर मतलब ये आपको बताता है कि कंडीशन क्या वगैरह है। तो हमने तो रीड कर लिया पहले, हम सीधा कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अटैच का ऑप्शन आएगा, अटैच पे क्लिक करना है। जहाँ पे भी जेसन सेव हुआ है, ठीक है, जनरली जहाँ पे आपने एक्सेल रखा था वहीं पे सेव हुआ है, तो वो फ़ोल्डर आपको सेलेक्ट करना है, जेसन फाइल को सेलेक्ट करना है क्लिक करके और ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये वैलिडेट करेगा आपके रिटर्न को और कोई भी एरर नहीं होने की वजह से आपका रिटर्न सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो सारे स्टेप अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो आप सही से वैलिडेशन सक्सेसफुली कर पाएंगे। अगर आप कोई एरर करेंगे तो आपको एरर आएगा यहाँ पे आके, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे एरर फ्री जेसन जनरेट करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके आधार ओटीपी यूज करके आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली वीडियो अच्छी भी लगी होगी। मैंने आईटीआर 1 भी बताया है कि अपडेटेड रिटर्न में आईटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं। ये आईटीआर 4 मैंने बता दिया। अगर आप आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 का भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।